Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are starting our new topic as a genetics. जेनेटिक्स क्या होती है? देखो, जेनेटिक्स जो है वो कोई एक टॉपिक नहीं, ये पूरी एक बुक है जिसके अंदर हम जेनेटिक्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स की पूरी बुक आती है जिसके अंदर हम जेनेटिक्स की डिटेल स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें हमें इतना नहीं पढ़ना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे डीएनए क्या होता है, डीएनए का क्या फंक्शंस है, जीन क्या होता है, एलील क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, इनकी जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स को शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि जेनेटिक्स होती क्या। देखो, जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मीन्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन की स्टडी करते हैं। जीन, मैंने एक शॉर्ट वीडियो का सिस्टम शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जैसे अपना डीएनए होता है, जैसे अपना डीएनए ऐसा होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो उस डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेगमेंट से प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक सेगमेंट ये हुआ, एक सेगमेंट ये हुआ, तो ऐसे क्या होते हैं, पूरे डीएनए के अंदर जीन के ऐसे सेगमेंट बने होते हैं और हर एक सेगमेंट जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर करैक्टर को कैरी करके रखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट हाइट का है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो अगली वाली जनरेशन आएगी उसके अंदर वो हाइट का करैक्टर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो जीन क्या होते हैं, जीन होते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए, दोज हेल्प टू ट्रांसफ़र योर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो हमारे जो इन्फॉर्मेशंस है वो एक तो इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है उसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, उसके अलावा जेनेटिक वेरिएशंस मीन्स जो जीन है ना हमारे अंदर, जो जीन हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए उसके अंदर कुछ जेनेटिक वेरिएशन मीन्स कोई चेंजमेंट आ जाएगा। जैसे ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स के अंदर से हमारे अंदर जीन ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आई कलर का मान लो पेरेंट्स के अंदर, फादर के अंदर थी वो ब्लैक आई थी, मदर के अंदर थी वो ब्राउन आई थी। लेकिन जो बच्चा हुआ है, बच्चे के अंदर इन दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रांसफ़र होगी। लेकिन जब ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो करैक्टर क्या होते हैं, करैक्टर ट्रांसफ़र तो होंगे, लेकिन उस करैक्टर के ट्रांसफ़र करने के दौरान कुछ बीच में वेरिएशंस मीन्स कोई चेंजमेंट आ जाएगा, मीन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगे। जैसे कि हम देखते हैं बर्ड्स वगैरह के, एनिमल्स वगैरह के देखते हैं, तो बच्चे उनकी बिल्कुल कॉपी होती है, वो क्लोन होते हैं उनके। ठीक है, उन जैसे जैसे अगली जनरेशन आएगी तो बिल्कुल उन जैसे होंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम अपने माँ बाप से मिलते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलते, उसके अंदर कुछ जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, तो इतना दिखा, जेनेटिक्स क्या है, बायो की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जीन की स्टडी करते हैं। जीन देख लिया क्या होता है, उस जीन के अंदर कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ चेंजमेंट आते हैं, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। एंड हेरिडिटी क्या होता है, देखो जैसे हमारे पेरेंट्स से लेकर, जैसे कि ये एक जनरेशन है, इस एक जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर करैक्टर जो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम हेरिडिटी। ये मैं पहले ही बता चुकी, हेरिडिटी होता है ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी या फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। समझ आए? तो ये थी अपनी जेनेटिक्स, जिसके अंदर जो कि ब्रांच है बायो की, और उसके अंदर हम जीन की स्टडी करते हैं, जीन के अंदर क्या क्या वेरिएशन आए उसकी स्टडी करते हैं, और हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं एट द एब्सोल्यूट कोर ऑफ जेनेटिक्स लाई डीएनए, the molecule that carry the definite instruction for survival, development and reproductions for all living systems या organism। ये कह रहा है कि जो भाई जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स क्यों ज़रूरी है। अब खुद बताओ, मान लो अगर जेनेटिक्स नहीं होती, करैक्टर ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होते, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, तो क्या होता, जो एक मान लो पॉपुलेशन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। एक जो इंसान आया उसके बाद उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हुए, ना कोई करैक्टर कहीं ट्रांसफ़र हुआ, ना रिप्रोडक्शन हुआ, तो उस वजह से वो जो जनरेशन थी वो क्या होगी, वहीं पे रुक जाएगी, तो आगे पॉपुलेशन इंक्रीज हो ही नहीं पाएगी। तो ये यही कह रहा है कि हमें क्या है, हमारा जो डीएनए है वो क्या क्या कैरी करता है। एक पहली बात तो ये देखना है, जो डीएनए होता है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है जिसको वो कैरी करता है फॉर सर्वाइवल। भाई हमें क्या है,
तुमने देखा होगा डीएनए टेस्ट होता है, कई बार कोई क्रिमिनल केस हो जाए तो उसमें डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो वो डीएनए टेस्ट क्या करवाते हैं, जब डीएनए का टेस्ट करवाते हैं ना, तो टेस्ट के दौरान हमें ये पता चल जाता है कि ये जो डीएनए ये किसका है, ठीक है। या फिर हमें अगर मान लो अपने पेरेंट्स, किसी को अपने पेरेंट्स का नहीं पता और वो चेक करवाना, तो डीएनए से वो भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हमारा जो डीएनए है वो मैच करता है, ठीक है। मतलब वेरिएशन आती है लेकिन ज़्यादातर मैच करता है, ठीक है। उसके अलावा तो हमारा जो डीएनए होता है वो क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फॉर सर्वाइवल, हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए एंड रिप्रोडक्शंस के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी उतना ही ज़रूरी है इसमें सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये थी अपनी जेनेटिक्स की डेफिनेशंस कि जेनेटिक्स क्या होती है, ठीक है। अब हम जेनेटिक्स को डिटेल में चलते हैं कि जेनेटिक्स के आगे और क्या क्या आता है जेनेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहला आता है अपना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है अपना, डीएनए हम अभी तक डीएनए करते आ रहे हैं ना। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो ये डीएनए होती है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, प्लस ये जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल्स मीन्स दो, मैंने अभी बताया ना कि डबल हेलिक्स मीन्स ऐसे लेडर जैसा दिखने में दिखता है, सीढ़ी जैसा, दो स्टैंड होते हैं इसके अंदर और दोनों स्टैंड ऐसे टेंगल्ड होते हैं एक दूसरे के पास, ठीक है। ऐसे मतलब जुड़े हुए होते हैं एक साथ। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1953 में इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिया था, ठीक है। तो कौन था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए का था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने इन 1953। अब जो वो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, देखो मेनली डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियोटाइड यूनिट, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट जिसके अंदर अपने नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे एडेनिन गुआनिन वगैरह वो, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती हैं उसमें दो तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। आप देखो डीऑक्सीराइबोज क्या है, मतलब देखो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है राइबोज शुगर, एक शुगर प्रेजेंट होगी, साथ साथ में फॉस्फेट का बॉन्ड, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसके अलावा डीएनए के अंदर एक और प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के अंदर देखेंगे यही होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड यूनिट मतलब डीएनए के अंदर तीन चीज़ें हैं अपने, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। उसके अलावा दूसरा होता है अपना एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। तो एक हमने देखना है न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है, एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि ऐसे डबल हेलिक्स है, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो स्टैंड है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक जो स्टैंड होता है वो स्टैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक, और एक स्टैंड होता है 3 प्राइम टू लेकर 5 प्राइम तक। ये जो होते हैं ये डीएनए के एंड होते हैं, ठीक है। एक ये जो सर्कल्स है, ये स्पाइरल है, एक स्पाइरल 5 प्राइम पे शुरू होगा और 3 प्राइम पे ख़त्म होगा, दूसरा जो सर्कल है वो 3 प्राइम पे शुरू होगा और 5 प्राइम पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये था दूसरा अपना एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। अब मैं ये आगे जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस आएगा ना उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी कि भाई जो ये एंटी पैरेलल है कि भाई 5 प्राइम पे क्या होता है, इन दोनों प्राइम के अलग अलग वो हैं फंक्शंस है, ठीक है। एक पे रेप्लिकेशंस होता है, एक पे नहीं होता है, एक कंटिन्यूस स्टैंड है, एक डिसकंटिन्यूस स्टैंड है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अगला जो तीसरी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री होता है मतलब एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को पूरा करे, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, जो डीएनए होता है उसके अंदर भी ये 4 बेस पेयर होते हैं प्रेजेंट, और जो आरएनए होता है उसके अंदर भी 4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो देखो क्या क्या है 4 बेस पेयर वो देखते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है गुआनिन, दूसरा होता है एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिल। गुआनिन को जी से दिखाएंगे, एडेनिन का सिंबल है ए, थाइमिन का सिंबल है टी और साइटोसिन का सिंबल है सी। तो ये 4 को प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। लेकिन
जो आरएनए होता है उसके अंदर एक और प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम यूरासिल। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो जो एडेनिन होता है उसके मतलब जो डीएनए होता है उसके अंदर एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड शो करता है थाइमीन के साथ, तो इनके हम सिंबल ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड, और उसके जो गुआनिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिल के साथ, ठीक है। तो ये दोनों ही मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। हमें पता है सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो जो एडेनिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमीन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा हमेशा साइटोसिल के साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि एक यूरासिल होता है वो आरएनए के अंदर होता है, थाइमीन की जगह पे थाइमीन की जगह पे यूरासिल आ जाता है, यू आ जाता है, ठीक है, आरएनए के केस में। तो ये था अपना डीएनए के अंदर। अब इससे आगे और डीएनए की डिटेल स्टडी सेंट्रल डोग्मा शुरू होगा। सेंट्रल डोग्मा मैं आपको कल करवाऊंगी, लेकिन एक बार बता देती हूँ सेंट्रल डोग्मा होता क्या। सेंट्रल डोग्मा में होता है जैसे हम डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, और फिर हम डीएनए से अपनी मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन जो करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हम सेंट्रल डोग्मा में तीनों प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे, रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशंस। आई होप आज हमने जेनेटिक्स को शुरू किया है तो आपको ये होगा कि जेनेटिक्स की शुरुआत समझ आ गई होगी, जेनेटिक्स में क्या क्या होता है, क्या जेनेटिक्स के हम बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, और एक डीएनए के स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। आई होप ये जितना पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।